Yes, I think. So hello everyone, welcome to Exampur. I hope you are doing well. So again आपके सामने मॉर्निंग को 6 AM जहाँ पर हम लोग पीआईबी और सांसद टीबी के बारे में जो भी इश्यूज होते हैं वो टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक बार सभी से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज्वाइन कर लेंगे और सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जहाँ तक ही पॉसिबल हो सके वहाँ तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। और ये मॉर्निंग को डेली ये 6 AM होती है। हाँ, ये अलग बात है कि आपको लग रहा हो कि ये प्रीमियर जैसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन आपके लिए सेम सेम उतना ही मेहनत की जा रही है जितना आपको लाइव में करते हैं। और कुछ मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा 6 AM की टाइम है, थोड़ी सी कुछ इश्यूज भी है जिसके कारण ये प्रीमियर करना पड़ रहा है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ों आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए। आपको जो डाउट है आप अपने डाउट को कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। कुछ डाउट हो तो लास्ट आपके 5 दिन से क्लास ये चल रहे, 5-6 दिन से क्लास चल रहे हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें अभी तक जहाँ तक आपने क्लास किया होगा आपको एक प्रॉपर कंटेंट, एक 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 होता है कि शार्प कंटेंट, एक रेलेवेंट कंटेंट यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें आपको मिल रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टार्ट करते सबसे पहला आर्टिकल। और आज 3 टॉपिक हम लोग बात करने वाले, तीनों टॉपिक को हम लोग अच्छे समझेंगे, इलेबोरेट करेंगे हम लोग, आपके यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये हम बात करने वाले, ठीक है। आई होप कि आप भी तैयार होंगे। एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सेशन को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि थोड़ा रिचमेंट जो है ना क्लास का हो सके। तो सबसे पहला जो आर्टिकल आपको मालूम होना चाहिए कि रिसेंटली जो न्यू चीफ जस्टिस यानी 50वां जो हमारा जो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको जिनको बोलते हैं, ये बनने वाले आपको DY चंद्रचूड़, ठीक है। DY चंद्रचूड़ ये आपके इमेज में, ठीक है। इसके पहले आपको मालूम है यू ललित करके हैं, ठीक है, ललित करके हैं, जो कि अभी करंट में है। ये आपके 49 में 49 ये आपके CJI है, ठीक है। और ये आपके 50वें होने वाले हैं। क्या हमें इतना ही मालूम है, इतना ही हमें डिस्कस करना है? क्या इतना डिस्कस करके सब कुछ हो जाएगा? नहीं, इसके आगे भी हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। और क्या डिस्कस करनी पड़ेगी, हम यहाँ बात करेंगे कैसे, ठीक है। इस पूरे टॉपिक में हम क्या डील करने वाले हैं, ऐसे टॉपिक ही तो पहला टॉपिक है ना। अभी हम मेरे पास और 2-3 टॉपिक और हैं। तो पहले वाला टॉपिक हम बात करेंगे कि ये अभी जो CJI के जो इलेक्शन भी मतलब चीज़ें अनाउंस की गई है, अनाउंस कैसे होता है, क्या पूरी प्रोसेस होती है, ये पूरी चीज़ समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं कि ये जो आपका CJI है, ठीक है, CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। थोड़ी बहुत हम बाइलिंगुअल लेके ही चलेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश जो है जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। इनकी जो सिलेक्शन जो प्रोसेस है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है और क्या हमारे संविधान से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि ये आपका संवैधानिक एक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोस्ट है। तो ये पोस्ट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और भी चीज़ जानने की आपको जरूरत होती है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहते हैं, ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट की CJI है ना, ये आपके जो ये साफ साफ लिखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि देयर शेल बी अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बस इतना ही लिखा हुआ है, देयर शेल बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि हमारा जो आर्टिकल 124 है क्लॉज 1, आर्टिकल 124 क्लॉज 1। कुछ कमेंट मेरे पास आए लास्ट 1-2 दिन से कि सर आप मार्क कर दीजिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं ऐसे जो ये जो कमेंट किए थे कि यहाँ पर जो चीज़ हम लिख रहे हैं ना, जो पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं, सबसे पहली बात है कि टू द पॉइंट लिख रहे हैं। और जो कुछ पॉइंट टू द पॉइंट लिख रहे हैं, तो ये आपके पॉइंट ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आर्टिकल्स लिख रहे हैं, चाहे हम और भी चीज़ें लिख रहे हैं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एक तो पहली बात ये कि हम बिल्कुल टू द लिमिट चलते हैं, टू द पॉइंट चलते हैं। और टू द पॉइंट में अगर आप बोलें कि कुछ मार्क करना, आपके लिए जितना लिख रहे हैं ना सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और क्यों हम सब कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि हम लिखते बहुत कम है, और जितना लिखते हैं हम, मेरे माइंड पे चलता है मेंस कैंसर राइटिंग और आपका प्री चलता है, तो उसके हिसाब से मेरे हाथ में चलते हैं। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ सकते हैं कि आपको पूरा लिखना है, जो हम लिख रहे हैं बिल्कुल कम ही लिखते हैं, और उस कम को आपको सब कुछ लिखना है, ठीक है। लेकिन CJI के बारे में जो अपॉइंटमेंट है, जो नियुक्ति की हम जो बात करते हैं, जो नियुक्ति की हम जो बात करते हैं, ये नियुक्ति कहाँ पर है, तो ये आपका आर्टिकल 124 है और क्लॉज 2 है। इसमें साफ साफ ये बोला गया, अभी ये तो बेसिक चीज बात कर रहे हैं, अभी हम आगे बात करेंगे कैसे होता है, ठीक है। पूरा हम प्रोसेस को समझेंगे। और नियुक्ति जो होता है ना, ये आपके प्रेसिडेंट करते हैं। ये प्रेसिडेंट करते हैं किस तरीके से होता है, तो इसको तो हम समझते हैं एक लार्जर वे में, है ना। देखिए, नियुक्ति के लिए आपको मालूम है कौन करता है, तो ये आपके राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अब ये जो राष्ट्रपति है ना, ये जो राष्ट्रपति है, ठीक है, सही है ना, हर से दुर्गे हम थोड़ा गलती होता हमसे, चलिए सही होगा। राष्ट्रपति करते हैं,
अब ये किस तरीके प्रोसेस होता है, पूरी जो प्रक्रिया होती है ये क्या होती है, अब थोड़ा हम बात करेंगे यहाँ इसकी जो प्रक्रिया है, ठीक है। पूरी जो प्रक्रिया है यानी पूरी जो प्रोसेस है ना, ये क्या होती है, थोड़ा ध्यान समझेंगे। अगर आपको मालूम है कि हमारे संविधान में लॉ कमीशन के बारे में भी जिक्र किया गया है, ठीक है, और लॉ कमीशन भी इंडिया में होता है, तो लॉ यानी कानून मंत्री के बारे में कहीं नहीं जिक्र है, तो कानून मंत्री की यहाँ पे क्या इन्वॉल्वमेंट है, तो कहीं ना कहीं तो हम लिंक करना चाहते हैं। अगर आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में और न्यायाधीश के बारे में कि इसके रिगार्डिंग 3 जो आपके जजेस केस है ना, फर्स्ट जजेस केस, सेकेंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस। फर्स्ट बेसिकली क्यों आया ये पूरा जो मामला है ना, सुप्रीम कोर्ट में जो आपके CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनकी अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग ये सारे केसेस आए। इनके अपॉइंटमेंट में क्या पारदर्शिता है, ठीक है, क्या ट्रांसपेरेंसी है, क्या अकाउंटेबिलिटी है, ये चीज़ें डिसाइड करने के लिए। तो बहुत डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम पूरी प्रोसेस को पहले बताएंगे क्या चीज़ कैसे होती है। होता क्या है ना कि जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, ललित करके ऐसे करके, तो ये 49वें है। ये एक नाम को रिकमेंड करेंगे, ये एक नाम को रिकमेंड करते हैं, और ये नाम जो रिकमेंड करते हैं ये किनको करेंगे, तो ये करते, कुछ लोग ये सोचते हैं प्रेसिडेंट को करते हैं, राष्ट्रपति को करते हैं, राष्ट्रपति को डायरेक्ट नहीं करते हैं, ये करते हैं कानून मंत्री को। अब पूरी प्रक्रिया को हम एक लाइन में हम इसको लिखेंगे, ठीक है, तो थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे इस चीज को कि हम क्या यहाँ लिखने वाले हैं। यहाँ पर CJI, ठीक है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये एक नाम को रिकमेंड करेंगे यानी कि सिफारिश करेंगे, ठीक है, सिफारिश करेंगे कहाँ पर, तो सिफारिश करेंगे कानून मंत्री, ठीक है, जो कानून मंत्री है ना, लॉ मिनिस्टर, इनको करेंगे। कौन है अभी, किरण रिजिजू, ठीक है, ये आपको जानने के लिए नहीं, ठीक है, ये बेसिक आपके SSC में पूछते हैं। ये CJI जो है ना सिफारिश करेंगे कानून मंत्री को, एक नाम एक रिकमेंड करेंगे, और ये नाम को रिकमेंड अभी हाल ही फिलहाल में किया गया है, जिनका नाम है DY चंद्रचूड़। अभी इनके बारे में तो शॉर्टकट में जानेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम पहले हम डील कर रहे हैं, बाद में तो कुछ चीजें हम बात कर लेंगे। कानून मंत्री को यहाँ पर ये रिकमेंड करते हैं कि ये लो, ये एक नाम है। आप बोलेंगे सर ये कुछ मल्टीपल नाम्स हो सकते हैं, नहीं, मल्टीपल नाम्स नहीं होते हैं, एक ही नाम होते हैं जो कि वो सजेस्ट किए जाते हैं, और ये नाम सजेस्ट कर देते हैं, और सजेस्ट करने के बाद में ये देखा जाता है, ये सजेस्ट करने के बाद में ये देखा जाता है कि ठीक है आपने सजेस्ट कर दिया। अब ये जो कानून मंत्री है, इस नाम को सपोज कीजिए कि इनका नाम को सजेस्ट किया गया, ठीक है, DY चंद्रचूड़ को। अब इनके नाम को ये कहाँ भेजते हैं, ये भेजते हैं सेंड करते हैं किसके पास, PM के पास में, प्रधानमंत्री के पास में ये नाम को ये भेजते हैं, ठीक है। अब रिकमेंड तो हो गया, सिफारिश हो चुकी है, कानून मंत्री इसको सेंड करते हैं PM के पास में, और PM फिर फाइनली प्रेसिडेंट के पास सेंड करते हैं, और ये PM जो है ना, ये फाइनली जो राष्ट्रपति है, जो हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास ये भेजते हैं। ये पूरी प्रोसेस चलती है, और आपको मालूम है शपथ भी कौन दिलवाते हैं, राष्ट्रपति दिलवाते हैं। लेकिन अब इस तरीके से, अब यहाँ पर नियुक्ति यहाँ पर लिख दिया गया कि आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के बारे में कि यहाँ पर कौन करता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति करते हैं। अब यहाँ पर राष्ट्रपति यहाँ पर जो कर रहे हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति जो कर रहे हैं, यहाँ तो डायरेक्ट लिखा गया राष्ट्रपति, लेकिन क्या यहाँ पर ये इतना आसान होता है क्या। हम लोग देखिए यहाँ पर कि कानून मंत्री को पहले ये नाम को रिकमेंड करते हैं, फिर ये PM के पास भेजते हैं, फिर PM इनको बोलते हैं, फिर राष्ट्रपति जाकर करते हैं कि ठीक है भैया आपका नाम आया है सामने, तो आपका रिकमेंडेशन सामने मतलब बहुत दूर से आया है, तो आपको हम अपॉइंट कर लेते हैं, और शपथ दिलवाने के लिए जल्दी चलो कर लेते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस चलता है इस तरीके से आपका जो CJI है। बाकी अदर जजेस की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम बात करेंगे तो आप मालूम है कि न्यायाधीश के बारे में टॉपिक स्टार्ट हुआ तो ये पूरा 2 घंटे 3 घंटे चल जाएगा। तो हमें टू द पॉइंट चलना है, और आपको एक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि इस टॉपिक से बिल्कुल साइड नहीं हटेंगे, जहां तक रेलेवेंट चीज़ें उसको हम बताएंगे। और क्योंकि हमें मेरे पास मल्टीपल टॉपिक्स है तो टाइम को देखते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। बाकी अपने जो डाउट्स है वो अपने आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कुछ भी डाउट्स हो यहाँ पर। आप ये मत सोचिए कि मेरा पॉलिटी है, मेरा हिस्ट्री है, आप साइंस हो, हिस्ट्री हो, GK हो, आप मतलब साइंस एंड टेक हो, इन्वायरमेंट हो, जियोग्राफी हो, किसी के रिगार्डिंग आप कमेंट डाल सकते हैं। आपको इसका जो आंसर है ना, अगले सेशन में पहले वाले में शुरुआत में मिल जाएगा, ठीक है, कोई भी डाउट। लेकिन टॉपिक से होना चाहिए, टॉपिक तो हम सब कुछ लेते हैं, चाहे आपका हिस्ट्री का भी हो, पॉलिटी का भी हो, इन्वायरमेंट का हो, फिर आपका साइंस एंड टेक का हो, हर एक टॉपिक यहाँ उठाते हैं, और हर एक टॉपिक उठाए भी है और प्रॉपर तरीके से डिस्कस भी किया है। एक मोनोपोली नहीं किया कि मैं एक ही तरफा जो टॉपिक है वही टॉपिक पर डिस्कस किए जा रहे हैं। मेरी क्लास में आपको वैरायटी मिलेगी,
इस मॉर्निंग के सेशन में आपको डाइवर्सिटी मिलेगी, और ये जो डाइवर्सिटी है ये यही आपको चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, ऐसे कुछ शॉर्ट में कुछ बोलते हैं, मतलब डाइवर्सिटी जितनी होगी आप उतना स्टेबल होंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने देखा कि राष्ट्रपति देख लिए, इतना सब कुछ बात कर लिए। अब थोड़ा सा हम यहाँ बात करेंगे कि कुछ जो बात हम कर रहे थे जजेस केसेस के बारे में, ये जो पूरी जो प्रोसेस है ना, ये देखिए बाकी अदर जजेस के लिए होता क्या ना कि जजेस केस आए थे, फर्स्ट जजेस केस आए थे 1981, 1993 सेकंड जज। जो कॉलेजियम सिस्टम की जो बात करते हैं, कॉलेजियम का जो कॉन्सेप्ट है ये इमर्ज होकर कब आता है, तो 1993 का वो टाइम जिस टाइम में सेकंड जजेस केस में ये बोला गया कि देखिए उसमें दो टर्म है। ठीक है, एक होता है कंसल्टेशन, किससे आप कंसल्ट कर रहे हो, और ये पहले था 1993 के पहले था। ठीक है, और कंसल्टेशन यानी कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति कर रहे हैं तो आपको कंसल्टेशन करना पड़ेगा प्रेसिडेंट के साथ में। ठीक है, और प्रेसिडेंट आपको मालूम है एड एंड एडवाइस से काम करती है आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि जब 1993 में जब कॉलेजियम सिस्टम जब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, तो इस कॉलेजियम सिस्टम में बेसिकली उस टाइम में 2 जजेस थे और एक आपके सीजीआई थे। ये तीनों मिलकर जो बाकी जो जजेस है, अभी जैसे कितने टाइम अभी कितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, अब मालूम है 34 है आपके। ठीक है, 34 में आपका 33 जो है ना आपका अदर जजेस है, बाकी जो 1 है आपका सीजीआई है। अब ये जो कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया है बेसिकली ये सीनियर मोस्ट जजेस का एक पैनल है, एक ग्रुप है, एक ग्रुप बोल सकते हैं, जो कि 1993 में ये कॉन्सेप्ट निकल के आया। लेकिन उस टाइम में ये 5 जजेस नहीं थे। उस टाइम में 1993 में, इसको ध्यान सुनिए, ठीक है, 1993 में 5 जजेस नहीं थे। 1993 में आपके पास ओनली 3 जजेस थे, इंक्लूडिंग की सीजीआई। सीजीआई यहाँ पर थे एक, ठीक है, और आपके 2 अदर जजेस। और यहाँ ये बोला गया कि जो कंसल्टेशन था कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति से कंसल्ट करके आप बाकी जो जजेस की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कंसल्टेशन था 1993 की बात करें, ठीक है, सेकंड जजेस केस के बारे में बात करें, यहाँ भी बोला इस कंसल्टेशन को यहाँ पर सिफारिश की तरह लेंगे। ठीक है, कंसल्टेशन को बना दिया गया क्या कॉन्करेंस। ठीक है, जैसे इंग्लिश बोलते हैं, यानी सिफारिश बोल सकते हैं। ये सिफारिश रिकमेंडेशन दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है कॉलेजियम में, ये रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को कि बाकी अदर जजेस की जो नियुक्ति है, जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे होने वाली है, कौन कौन करेगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो हमारा एक कंट्री है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र यहाँ पर है, और इस डेमोक्रेटिक कंट्री में पब्लिक ही सब कुछ है। बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर जो हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, जो हमारे पास कार्यपालिका है, जो न्यायपालिका है, या जो हमारे जो विधि जो बोल सकते हैं लेजिस्लेचर्स, ये तीनों एक पिलर है, तीनों पिलर है, ठीक है, हमारे कंट्री के लिए। और ये तीनों पिलर में कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी की बात जो बात करते हैं, यानी पारदर्शिता की जो बात करते हैं, ये होनी चाहिए। अगर ये नहीं है मतलब चीज़ें कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक जो एक वैल्यूज़ है उसको फॉलो नहीं की जा रही है। हमारे देश में जो भी लेजिस्लेचर्स हैं, जो भी हमारे एमपीज़ हैं, एमएलए हैं, इन्हें पब्लिक मतलब वोट के थ्रू से इन्हें चूज करती है और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट तक पहुँचाती है। एमपीज़ की बात कर रहे हैं, और ये एमपीज़ के पास में आपको मालूम है कि जुडिशरी बनी हुई है। कुछ भी आपको मालूम, जुडिशल रिव्यू का एक प्रोविजन है कि अगर कुछ ऐसे कानून बन जाता है तो जुडिशल रिव्यू करके उस कानून को कहीं ना कहीं अगर अच्छा नहीं है तो उसे कैंसिल कर दी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एनजेएसी आपने देखा होगा 2014 के टाइम में नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये साफ साफ ये हमारे जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है, आर्टिकल 50 याद कीजिए, आर्टिकल 50, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी और आपका एग्जीक्यूटिव, ये साफ साफ उसका उल्लंघन है ये बोल के। तो ये पूरा पिक्चर क्या दिखाता है, ये पूरा पिक्चर दिखाता है कि हमने लेजिस्लेचर्स के ऊपर हमने एक चेक्स एंड बैलेंसेस हमने रख दिया। पब्लिक चाहेगी तो 5 साल में इसको चेंज कर सकती है, और अगर ऑपोजिशन चाहे तो उसको फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन करके इसको भी चेंज कर सकती है। ठीक है, जल्दी भी कर सकती है, लेकिन पब्लिक के हाथ में क्या है, 5 साल है ना। लेकिन न्यायपालिका की बात कीजिए, सुप्रीम कोर्ट की बात कीजिए, हाई कोर्ट की बात कीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो उसमें क्या आपको लगता है कि पब्लिक के पास पावर, अगर पब्लिक उसको हटा सकती है? जिस तरीके से आपको मालूम है कि हमारी जो सरकार है वो बदलती रहती है, और बदलने के पीछे रीज़न कौन है, पब्लिक रीज़न है। तो क्या न्यायपालिका को ऐसे बदल सकती है जो पब्लिक है? नहीं बदल सकती है। तो क्योंकि अब इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के जो हमारा कंट्री में डेमोक्रेसी है, इसके 3 पिलर हैं, एक न्यायपालिका भी है, और न्यायपालिका में क्योंकि पब्लिक की जो पब्लिक का सपोर्ट से छोड़ दिया, पब्लिक की नहीं चलती है। पब्लिक का चाहे कि यहाँ पर कुछ नेपोटिज्म चल रहा है, कुछ भाई भतीजावाद कुछ चल रहा है। ये भी तो हो सकता है कि अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी के नाम को रिकमेंड कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो उनके कुछ करीबी होंगे, फ्रेंड होंगे, है ना। तो ये चीज़ें ना हो, इसके लिए यहाँ पर जो किरण रिजिजू जो अभी कानून मंत्री है, उन्होंने एक सवाल भी क्वेश्चन किया कि
हमने जो हमारा जो कार्यपालिका है, जो हमारे लेजिस्लेचर्स है, ठीक है, लेजिस्लेचर्स जिसको बोलते हैं, यहाँ पर तो हमने चेक्स एंड बैलेंसेस है, पब्लिक यहाँ पे पावर तो है, लेकिन न्यायपालिका के पास नहीं है। तो हमें इसके लिए जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, इसके लिए कुछ संशोधन करके लाना चाहिए। और इस संशोधन में जो अपॉइंटमेंट की जो बात करते हैं, जुडिशरी के जो जजेस के अपॉइंटमेंट की जो बात करते हैं, नियुक्ति की जो बात करते हैं, ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, और एक प्रॉपर वे में होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हमें कुछ यहाँ नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद देखने को मिले। तो ये पूरी स्टोरी इसके रिगार्डिंग है। तो हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। डी वाई चंद्रचूड़, इनके जो पिता थे, ठीक है, इनके पिता, ऐसे ये फर्स्ट टाइम है हमारे जुडिशरी में जो पिता और पुत्र दोनों के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। इनके जो पिता थे, इनके पिता भी रह चुके हैं, जिनका नाम था धनंजय, ठीक है। धनंजय, ऐसे ये अपने नाम से पहले भी डी वाई लगाते हैं, ठीक है, तो डी वाई जो लगाया, डी से धनंजय इनके पिता के ही नाम थे, ठीक है, धनंजय चंद्रचूड़, और इनका नाम है डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है, वाई इनका नाम एक्स्ट्रा लग गया। तो ये मतलब पूरी हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और थोड़ी सी कुछ इनकी किस्सा, जो कि इनका किस्सा इनके लिए, देखिए, इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इनके बारे में कुछ बता रहे हैं कि इनके बारे में क्या इन्होंने अचीव किया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। और इसलिए बार बताना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग अवेयर ही नहीं है, बस वो पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें करंट अफेयर्स पढ़नी है, वो पढ़े जा रहे हैं। अगर आप गलत दिशा में अगर मेहनत करते हैं तो आपका जो मेहनत है ना, वो कहीं रंग नहीं लाएगा। आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आप जो इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं, इतना टाइम जो दे रहे हैं, उस एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सही दिशा क्या है, ये आपके लिए मतलब होना चाहिए, अगर आप यूपीएससी सच में आप एस्पायरेंट हो। बाकी तो आपके हाथ में सब कुछ होता है, यूपीएससी एस्पायरेंट आप नहीं है तो आपके हाथ में सब कुछ है कि आपको क्या करना, क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो इनके कुछ केसेस, कुछ अचीवमेंट, क्या उन्होंने कुछ अचीवमेंट किया है, आपको मालूम होना चाहिए कि एक आपका जो अयोध्या डिस्प्यूट था, इसके रिगार्डिंग जो जजमेंट था, इन्होंने इन्हीं के जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, इनके बेंच में, उस बेंच में ये भी शामिल थे। मतलब इनका इन्वॉल्वमेंट बता रहे क्या क्या इन्वॉल्व थे, किस किस केस में, जो इंपॉर्टेंट है। बाकी छोटे मोटे केस तो बहुत सारे हैं। फिर आपको मालूम होना चाहिए कि सेक्शन 377 आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता का 377 जो सेक्शन है, इसमें भी जो जजमेंट है ना, उसमें बेसिकली क्या था, होमोसेक्सुअलिटी यानी कि एक ही जो मेल है, उन लोगों के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना, फीमेल के बीच में, या फिर बाकी जो जेंडर होते हैं। तो इसके बीच में जो भी जो जजमेंट आया था ना, इसे बताया गया कि ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल, ये आपके है। इसे पहले बताया कि ये असंवैधानिक है, ये, लेकिन इन्होंने ये कहा ये संवैधानिक है, कोई चीज़ें अलाउ है। फिर सेक्शन 497 याद कीजिए, 497 बेसिकली ये कहा गया था उसमें कि जब ये बोला गया ना कि एडल्ट्री, यानी कि एडल्ट्री मतलब क्या हुआ कि कोई भी मैरिड वुमेन या मैरिड पर्सन, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों, ठीक है, जो शादीशुदा है, वो किसी और के साथ में अपनी जो रिलेशनशिप है वो बना सकता है। इसके लिए भी ये बोला गया ये आपके संवैधानिक राइट्स हैं, बना सकते हैं। तो ये भी अलाउ किया गया। तो ऐसे से जो मतलब केसेस है, जो कि हमें लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी पहले चीज़ें नहीं थी, लेकिन बाद में इन्होंने एक ऐसी मतलब हिस्टोरिकल एक जजमेंट दिया है इस फील्ड में, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो आर्टिकल्स है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। आई होप कि ये पूरी जो स्टोरी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक ही पेज में हमने बहुत शॉर्ट में तरीके से, लेकिन आपसे हम समझाने की कोशिश की है। यूपीएससी का मतलब देखिए ये नहीं होता है कि हम यहाँ पर कुछ कंटेंट लिख के ले आएंगे, बहुत ज़्यादा कंटेंट लिख के ले आएंगे, ठीक है, और आप हो गया। हमें बस यहाँ से हम जो लिखते हैं यहाँ पर बस हमें कनेक्ट करने के लिखना पड़ता है। बाकी सारा जो खेल होता है ना वो समझने का होता है। कंटेंट पूरी दुनिया में पड़ी हुई है, कंटेंट हर जगह पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कंटेंट मतलब ज़मीन से खोद के निकालते हैं, हमें भी कंटेंट मिलता है, सर्च करना पड़ता है, थोड़ा रिसर्च हमें करना पड़ता है समझाने के लिए। तो आप अगर क्लास में जुड़े तो मेन आपका फोकस पीडीएफ और लिखने से कम ज़्यादा आपका समझने पे होना चाहिए, जो हम समझाते हैं, जो हम लिंक करते हैं, जो कनेक्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, एक लाइन बोला गया इनके लिए, जो कि एक लास्ट हम बोल सकते हैं इसके लिए, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल प्राइमेसी और जुडिशियल एक्सक्लूसिविटी, ये दो टर्म यहाँ पर है। जुडिशियल प्राइमेसी मतलब जुडिशियल की प्राथमिकता, ठीक है, यानी कि उसकी प्राइमेसी ने उसकी ही चलेगी, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड के हिंदी से मतलब प्योर हिंदी तो हमें मतलब कंफर्म नहीं होता है, लेकिन उसकी मीनिंग हम समझाते हैं उसी की हिंदी से, ठीक है, कुछ और से। एक्सक्लूसिविटी यानी कि पूरा एक्सक्लूसिव पावर मेरे पास में है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में कुछ बात को लेकर विवाद सा हो गया, और वहाँ पर क्या हुआ कि जो जुडिशरी यहाँ पर है, जुडिशरी ने यहाँ पे ये कहा कि मेरी प्राइमेसी है, ये मेरी ही चलेगी। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 2014 के आसपास में जब एनजेसी लेके लाया गया, तो उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये हमारे ये मतलब संविधान के खिलाफ में है, इसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया।
उन्होंने ये कहा सुप्रीम मेसी जो है ना, प्राइमेसी जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट की चलेगी। लेकिन ये सही है, लेकिन एक्सक्लूसिव पावर, यानी कि ऐसा नहीं कि मेरे पास ही सारा पावर है और किसी के पास नहीं है, ये और कोई हमें हिला नहीं सकता है, ये नहीं होना चाहिए। तो दो टर्म यहाँ लिखेंगे, अगर जो लोग बायलिंगुअल भी पढ़ते हैं तो ये दो टर्म लिख सकते हैं। एक्सक्लूसिविटी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो एक्सक्लूसिविटी, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये क्रॉस लिखे, मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर और लिखते हैं, जो प्राइमेसी लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, प्राइमेसी ने मतलब प्राथमिकता ये होनी चाहिए, लेकिन एक्सक्लूसिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका इसके रिगार्डिंग। चलिए आगे हम बात करते हैं, और अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक ये आपका है मंगलयान मिशन के बारे में। मंगलयान मिशन के बारे में, और ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, थोड़ा सा हम अभी की थोड़ी सी अपडेट आपको देते हैं। अभी अपडेट क्या है, अपडेट अभी ये है कि अभी ये हुआ है हाल ही फिलहाल में, जो हमारा मंगलयान जो हमारा जो भेजा गया था 2013 के आसपास में, ठीक है, 13 में भेजा गया था वैसे। तो ये अभी इस टाइम में उसकी जो कनेक्शन है वो कनेक्शन टूट चुकी है। मंगलयान मिशन ओवर मतलब ये हुआ कि खत्म, मतलब वो खत्म नहीं हुआ, जो हमारी जो कनेक्शन थी, और ये टूट चुका है। एक्चुअली हुआ क्या ना, जब ये मंगल मिशन, आपको आप मूवी भी देखे होंगे, ठीक है, ये मूवी भी उसी पर बेस्ड था, और चाइना से आगे हमने इसको भेजा। चाइना भी उस टाइम में हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात बोली थी, और आपको भी हमें ख्याल से सुनना चाहिए। और मतलब चाइना उस टाइम में हमारी जो तारीफ की, 13 का टाइम था ना, और 13 का टाइम में चाइना भी हमारी तारीफ करते हुए कहा कि ये प्राइड ऑफ एशिया है, ये एशिया का एक गर्व की बात है, ठीक है। प्राइड ऑफ एशिया के बारे में उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो ये एक्सपेरिमेंट, ये जो मतलब बोल सकते हैं चीज़ें अचीव की है ना मंगलयान को भेजकर, ये हमारे लिए, पूरी एशिया के लिए प्राइड ऑफ मूवमेंट है, प्राइड ऑफ एशिया की बात है, ठीक है। तो मतलब ये लाइन ना, आप ऐसे लाइन को आप मेंस में यूज कर सकते हैं। अब ये आपके लिए लग सकता है कि ये छोटी सी बात है, लेकिन ये जब आप इंडिया चाइना रिलेशनशिप के बारे में जब आप कभी लिखते हो, तो कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में आपको नहीं, आप हमेशा नेगेटिव पॉइंट नहीं डाल सकते हैं, वहाँ कुछ पॉजिटिव चीज़ें डालनी चाहिए। तो ये कुछ पॉजिटिव बातें हैं, और ये पॉजिटिव बातें, और क्योंकि करंट में, और करंट में तो कहीं आप लिंक कर सकते हैं। ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। गुमराहों के लिए, गुमराह अगर आप है, तो ये पॉइंट आपको एक आम पॉइंट लगेगा, ठीक है, एक सिंपल पॉइंट। लेकिन जो लोग को एक पकड़ अच्छी है कि जिसे सच में रियली वो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो सच में ये जो भी क्लासेस चल रही है ना, इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, क्या रेलिवेंट है। और जो लोग सच में प्रीवियस क्वेश्चन जो देख चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, जिस सिलेबस का आइडिया है, क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, वो रियली इस क्लास, वही लोग, ठीक है, उन्हीं के लिए ये क्लास बेसिकली डिज़ाइन भी है। मसाला खबर के लिए तो दुनिया पड़ी हुई है। मसाला खबर चाहिए तो मेरे ख्याल से आपको सर्च नहीं करनी पड़ती है, आपको नीचे आ ही जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ मसाला खबर। तो करंट अफेयर्स वही पढ़िए जो कि आपको यूपीएससी के लिए रिलेवेंट है। और हम यहाँ पर पीआईबी के टॉपिक हम लेके आते हैं, और ये जो आपका जो अभी इसके पहले डिस्कस किए, ये आप संसद टीवी आप जो देखेंगे, वहाँ से चीज़ें डिस्कस की गई, वहाँ से डिस्कस भी किया गया प्रॉपर तरीके से, वो देखना पड़ता है। फिर हमने रिसर्च हल्का कर लिए, कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा डिस्कस कर लिए। फिर हमें जैसे पीआईबी में कुछ, पीआईबी में सेम चीज़ें, पीआईबी में ये आपका पॉइंट था, कुछ पॉइंट तो दोनों में सिमिलर होता है। तो यहाँ पर ये जो आपका मंगलयान मिशन जो है ना, ये आपका जीएस पेपर 3 में आएगा। साइंस एंड टेक का ये पार्ट है, और साइंस एंड टेक में आपका अगर हम बात करें तो बेसिक आपको बहुत एक नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन पूछी जाती है, बहुत करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होती है, और ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो मंगलयान मिशन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हम बात करना चाहते हैं कि मंगलयान मिशन को इंडिया ने 2013 में भेजा था, जो कि बेसिक चीज़ है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि मंगलयान मिशन जो भेजा गया यहाँ से, ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड था, उसका जो समय, एक अवधि जो थी, जो बोला गया, एक अनुमान लगाया गया कि वो 6 महीने तक ना, 6.5 महीने तक, ठीक है, या 6 महीने के आसपास तक में वो हमारे साथ में कनेक्ट वो रख पाएगा, एक संपर्क बना रहेगा। शुरुआत में ये बोला गया कि 6 महीने तक ये संपर्क बना रहेगा। लेकिन सोचिए कि आज के टाइम में 2013 से लेकर अभी तक में कहा जा रहा है कि ये 8 साल ऑलमोस्ट हो गया, 7.5 साल कुछ थोड़ा ज़्यादा हुआ है, 8 साल मान चलिए। तो 8 साल के बाद में उसकी जो कनेक्टिविटी है ना, जो संपर्क वो टूट चुका है। अब यहाँ पर आपको ये बताएं कि संपर्क टूटा कैसे, है ना, ये तो हो गया बेसिक पार्ट है, संपर्क टूटा कैसे। तो ये जो संपर्क आपका जो बना हुआ था, ठीक है, संपर्क जो बना हुआ था ना, संपर्क टूटने के पीछे जो रीजन थे वो 2 रीजन थे, ठीक है। पहला रीजन क्या था, संपर्क टूटने के पीछे रीजन ये था कि जो प्रोपेलेंट जो बोलते हैं, जो ईंधन बोलते हैं सिंपल से, जैसे आप जो मिसाइल्स में या फिर जो सैटेलाइट में जो आप ईंधन डालते हैं उसको प्रोपेलेंट बोलते हैं इंग्लिश से, ठीक है। तो उसको प्रोपेलेंट ये खत्म हो गया,
ठीक है, ये आपका खत्म हो गया, पहली बात है ना। अब बोले सर पहले ये तो पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है ना कि जब मार्स की ऑर्बिट में जब ये सेट हो गया, ठीक है, इसके बाद इसे ईंधन नहीं चाहिए। अब बोले सर ये 8 साल चल गया, क्या इसकी ईंधन उस समय काम कर रही थी? ईंधन तो देखिए क्या होता है ना कि मान के चलिए कि आप बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाने के टाइम में अगर डाउन आता है ना, डाउन, तो आप वहाँ पर अपना जो गाड़ी का जो ये इंजन जो बोलते हैं उसको बंद कर दीजिए, फिर वो गाड़ी मूव करती है। कि क्या उस टाइम में मूव कर रही है तो क्या आपकी गाड़ी का जो तेल है, पेट्रोल है, क्या खत्म हो जाएगा? मूव तो कर रही है ना। तेल का काम क्या होता है, आपके इंजन को चलाना, ठीक है, लेकिन डाउन आ गया तो आपको डाइट आप नीचे चलते जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी रोक लेते हैं, क्या आपका जो पेट्रोल है वो खत्म हो रहा है? नहीं खत्म हो रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर, जब ये ऑर्बिट में पहुंच गया ना, तो ऑर्बिट में पहुंचने के बाद में ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, उसके अंडर में ये चीज़ें रिवॉल्व करती है, घूमती रहती है, ठीक है। अब इसके पास जो अपना जो प्रोपेलेंट जो ईंधन बोलते हैं, इसका ईंधन का नाम प्रोपेलेंट बोल सकते हैं, ईंधन से, ठीक है। तो ये आप भी आपका सेफ था। अब ये बोला जा रहा है ये भी खत्म हो चुका है। अब ये तो खत्म हो चुका है, दूसरी बात कि बैक टू बैक एक्लिप्स एक्लिप्स। अब ये क्या होता है बैक टू बैक एक्लिप्स? ये दूसरा रीजन है। बैक टू बैक एक्लिप्स का मतलब ये हुआ कि देखिए एक तो एक सन यहाँ पर है, ठीक है। अब सन के चारों तरफ अगर हमें ये चक्कर लगाते तो कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है, अगर हम ऐसे कुछ सर्कुलर पाथ में बनाते तो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर चक्कर कुछ इस तरीके पड़ गया, यहाँ पर चक्कर कुछ इस तरीके पड़ गया, जैसे यहाँ से क्या उसको बोलते हैं, जैसे एक तो ये होता है जैसे ये वाला, ठीक है, एक्लिप्स, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है। ये जो इसका मोमेंट था कुछ इस तरीके से था, ठीक है, मतलब इधर मतलब यहाँ से अगर हम बोले तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये गुरुत्वाकर्षण में जा भी रहा था। इसके गुरुत्वाकर्षण से यहाँ पर आपका मार्स हो गया, ठीक है, ये आपका मार्स है, ठीक है, मंगल ग्रह है। मंगल के गुरुत्वाकर्षण में जा भी रहा था और बाहर भी जा रहा था। जब ये बाहर जा रहा था तो उसका गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा था, तो फिर उसका पेट्रोल जो प्रोपेलेंट था वो काम कर रहा था। अब इस कारण ये खत्म भी हुआ और लंबा भी चला, और बहुत अधिकतर वो टाइम तक वो गुरुत्वाकर्षण के अंदर में रहता, थोड़ा थोड़ा वो एक्लिप्स कर रहा था, बैक टू बैक एक्लिप्स हो रहा था, यानी कि बाहर बैक टू बैक जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे बाहर निकल जा रहा था। ये जब हो रहा था तो बेसिकली ये आपका जो ईंधन है वो तो खत्म हुआ, ठीक है, ईंधन तो खत्म हुआ, प्लस अब जब ये इक्लिप्स जब हो रहा था और ऑर्बिट से जब ये बाहर गया और जब ये इसका प्रोपेलेंट खत्म हो गया तो उस टाइम फिर क्या हुआ, तब इसका एनर्जी खत्म, गुरुत्वाकर्षण से बाहर, अब ये कनेक्शन भी खत्म, क्योंकि जब तक मूव कर रही है, जब तक सब कुछ ऑयल वॉयल सब कुछ तेल वगैरह सब कुछ है, तब तो सही चल रहा है। तो ये आपके दो रीजन है, प्रोपेलेंट खत्म हो गया, बैक टू बैक एक्लिप्स से जो इसकी जो गुरुत्वाकर्षण बल जो ऑर्बिट में जो था ऑर्बिट से वो बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये आपका दो रीजन हो गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है ना कि ये जो आपका क्या बोलते हैं, इसे जो भेजा गया था ना, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? मेन ऑब्जेक्टिव मार्स मिशन का ये था कि जो मंगल ग्रह है वहाँ का जो एटमॉस्फेयर, वहाँ का जो वातावरण है उसको स्टडी करना, इसको स्टडी करना, वहाँ के जो वातावरण है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करना, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर हो गया, लैंड हो गया, सिंपल से हम एक वर्ड में लिखते हैं, इसका मेन मोटो क्या था? अध्ययन करना, ठीक है, अध्ययन करना, जिसको हम बोलते हैं कि किस चीज का? तो मार्सियन, ठीक है, मार्सियन यानी कि मार्स के बारे में अध्ययन करना, तो मार्सियन का अध्ययन करना, ठीक है। अब एक सवाल ये उठ रहा है कि इंडिया क्या मंगलयान जो 2 है, 2.0 है, क्या इसके बारे में सोच रहा है? तो ये थोड़ी हम आगे की बात कर लेते हैं। इंडिया बिल्कुल ये सोच रहा है, लेकिन इंडिया के पास अभी आपको मालूम होना चाहिए कि अभी इंडिया से अभी मंगलयान से 2.0 से पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि आदित्य L1 ये प्रोजेक्ट एक रखा हुआ है, ठीक है, चंद्रयान 3 के बारे में, ठीक है, चंद्रयान 3 के का एक प्रोजेक्ट है वो भी आपको मालूम होगा, ठीक है, ये भी हो गया, एक गगनयान हो गया। तो अभी आपकी कतार में बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे कि आपको आदित्य हो गया, ठीक है, आदित्य L1 हो गया, फिर इसमें आप देख लेंगे कि जो चंद्रयान है, ठीक है, चंद्रयान हो गया 3, ठीक है, फिर गगनयान हो गया, गगनयान, अभी ये मिशन अभी हमें कंप्लीट करने हैं और अभी इसलिए हमें थोड़ा लेट हो सकती है, नहीं तो हमारे पास प्रोजेक्ट है, लेकिन वो थोड़ा सा इस कतार के बाद में है। पहले हमारा जो टारगेट है, इंडिया का टारगेट, वो पहले इस मिशन को सक्सेसफुल करना है,
उसके बाद हम लोग मिशन मंगलयान 2.0 में सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी रही। कुछ बेसिक चीज़ें जो थोड़ा सा आपको दिखा सकते हैं कि मिशन कॉस्ट कितना हुआ, 450 करोड़ रुपए मिशन कॉस्ट हुआ, ठीक है। आपका लिफ्ट ऑफ मास कितना था, आपका टोटल जो मास था उसका 1350 केजी था, यानी 1350 केजी था, ठीक है। फिर आपका ये सब कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आपको एग्जाम पूछे नहीं आते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें वो अगर स्टेटमेंट दे भी देते हैं ना, तो आपके पास स्टेटमेंट एक होगा जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी होता है। इतना बेसिक डिटेल्स आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। लॉन्च व्हीकल्स क्या है, हाँ एक चीज़ और एक चीज़, मिशन जो मंगलयान जो मिशन है, इसे कौन से व्हीकल से इसे लॉन्च किया गया। हमने कुछ दिन पहले बात किया था, शायद कल ही बात किए थे, नेक्स्ट NGLV के बारे में, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के बारे में, क्योंकि ये आपका अभी अभी आने वाला है, ठीक है। स्टार्ट नहीं हुआ, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मंगलयान जो मिशन है, इसे लॉन्च करने के लिए हमने यूज किया PSLV यानी कि पोलर पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये हमने यूज किया यहाँ पर। और अभी हमारे पास कौन सा है एडवांस वर्जन में, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जो कि हमने कल बताया था। और अभी किस पे काम चल रही है, तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के बारे में काम चल रही है। देखिए ये चीज़ तो यहाँ तक सही है, लेकिन इसके पहले भी हम कल बात बताए थे कि हाँ इसके पहले भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पहले भी आ चुका है, ठीक है। फिर आपका ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आ गया, ASLV आ गया, ठीक है। तो उसी सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस एटलीस्ट मालूम होना चाहिए। पहले हम क्या बताते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर GSLV यानी जियो सिंक्रोनस लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर आपका अभी जो काम चल रहा है जिसमें NGLV यानी कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ये दिमाग में मैप की तरफ बन जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम अगला टॉपिक हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बेसिकली ये किस सब्जेक्ट से रिलेट करता है, किस पेपर से। तो ये जो आपका पेपर है, GS पेपर 2 और 3 से। आप बोलेंगे सर पेपर 2 पेपर 3 में कैसे हो सकता है, आप थोड़ा ठीक से बताइए इसको। पेपर 2 से इसलिए होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी से इनिशिएटिव है, सरकारी जो आपकी योजना होती है ना, ये आपके पेपर 2 में है। गवर्नेंस का ये पार्ट है। गवर्नेंस अगर आप नाम सुने भी नहीं है, तो ये आप सिलेबस को देखना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। गवर्नेंस से इस बार 4 क्वेश्चन पूछे गए, IR से 4 क्वेश्चन पूछे गए, सोशल जस्टिस से 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो खुद सोचिए ना कि आपका वेटेज, आप IR को वेटेज दे रहे हैं, तो ये जो गवर्नेंस को आप मिस ना करें, ठीक है। इसको अंडर एस्टिमेट करना यानी कि आपका साफ साफ इसमें 15 आपके 30 इधर 50 मार्क्स के, 50 मार्क्स के खो देना, मतलब ये बहुत बड़ा एक घाटे सौदा होगा, ठीक है। इसलिए आपको, अगर आप सच में सीरियस हैं, मेरी बातें उन्हें पसंद आएगी, उन्हें अच्छी लगेगी, या उनको समझ में आएगी जो सच में रियल जो एस्पायरेंट हैं। और मेरी बातें उन्हें चोट पहुंचाएगी जो सच में नहीं है, ठीक है। जो एक एक एंटरटेनमेंट के लिए, एक मनोरंजन के लिए, चलो भाई कर लेते, तैयारी कर लेते हैं। तो अगर सच में, अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है ना, तो आप रियल एस्पायरेंट हो, आपके अंदर में कुछ बातें हैं जो कि आप तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल एक यूं ही एकदम चलो भाई कर लेते हैं, तो आपको मेरी बात तकलीफ लगेगी, तो आप मेरी क्लास में फिर नहीं आएंगे, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जो लाइफ है, जो टाइम है, ये टाइम फ़र्क पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर आप सच में एस्पायरेंट हो, तो सच में इसको थोड़ा सीरियस लीजिए, इस चीज़ को, रेलिवेंट चीज़ें थोड़ी आपको मालूम चलनी चाहिए। GS पेपर 2 में आपकी जो सरकारी योजना है, इसका एक पार्ट हो गया, गवर्नेंस के पार्ट है। पेपर 3 में भी आपका ये इकोनॉमी का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि मनरेगा MG नरेगा जो है ना, ये आपकी इकोनॉमी में आप इसको कवर कर सकते हैं। तो इसमें इसलिए यहाँ पर लिखे है GS पेपर 2 और पेपर 3 दोनों का ये पार्ट है, ठीक है। दोनों का ये पार्ट है। क्या है, हमें बात बात करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि अभी ये जो टॉपिक है MG नरेगा, ये करंट में क्यों है। अभी क्या हुआ ना कि अजीत प्रेमजी यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है अजीत प्रेमजी यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी ने अभी हाल ही में एक सर्वे किया, ठीक है। और ये सर्वे किया 4 स्टेट को लेकर, ठीक है। इसमें से मध्य प्रदेश था, कुछ उड़ीसा था, ठीक है। तो इसे 4 स्टेट थे, और इन्होंने ये देखा कि यहाँ पर जो वर्कर्स थे, जो लेबर्स हैं, जिनको काम मिलता है खासकर MG नरेगा के तरफ से, इन्हें कितना घाटा हुआ है, और सरकार MG नरेगा के थ्रू से इनको कितना कंपनसेट किया है। तो जब इन्होंने ये देखा कि कितना कंपनसेट किया गया, क्योंकि आप मालूम है कि कोविड-19 के बाद से जब जो वर्कर्स थे कितने माइग्रेट कर रहे थे, आपने देखा होगा कितने वीडियो क्लिप आ रहे थे, दिल्ली से कितने लोग बाहर चले गए, मतलब अपने घर की तरफ लौट रहे थे। तो ये आपको नहीं लगता कि कितने लोगों को मतलब इसके जरिए कंपनसेट किया गया होगा। जितने भी वर्कर्स घर लौटे, क्या वो
अपने किसान या फार्मर्स फार्मिंग में लग चुके थे, कृषि में? नहीं ना। कुछ बहुत सारे ऐसे सेक्शन होंगे जो कि आपको मालूम है कि अगर दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली जब आ रहे हैं तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वो काम करेंगे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ही जब काम करेंगे तब खुद सोचिए ना कि घर जाने के बाद किसान या कृषि में लगना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कुछ लोग लगे, लेकिन जो लोग नहीं लग पाए, इनको कंपनसेट करने का जो काम है, इनको जॉब देने का जो काम है ना, वो एमजी नरेगा किया। और एमजी नरेगा बेसिकली सरकार का ही एक स्कीम है, सरकारी स्कीम है। ये बहुत पहले चलता आ रहा है। अभी हम बात करें इसके बारे में बेसिक चीज़ें, ठीक है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हम जो आपको एक एटलीस्ट जो एक समझ है, देखिए बेसिक कंटेंट कब ये स्टार्ट हुआ, कब ये तो आपको मिल भी जाएगा, ठीक है, बेसिक कंटेंट। लेकिन जो कनेक्टिविटी है, जो आपकी जो सोचने की जो क्षमता है, ठीक है, ये कैसे डेवलप होगा? जब चीज़ों का कनेक्ट जो आप कनेक्ट करेंगे, जब हम एक टॉपिक को हम इसको कनेक्ट कर देंगे बहुत सारे टॉपिक से, आपके सोसाइटी से कनेक्ट कर देंगे। आप जहाँ पर रहते हो, ये टॉपिक आपका सोचिए ग्राउंड लेवल में चीज़ें चल रही हैं, और इसको हम वहाँ से हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर आपका ये किस तरीके से इकोनॉमी में आपका ये काम आएगा, अर्थव्यवस्था में कैसे ये चीज़ें काम आएगी, यहाँ हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ये यूपी, देखिए वन डे एग्जाम होता है ना, आप बस ये पढ़ दीजिए, हो गया कंटेंट, पीडीएफ आपको दे दिए, बस हो गया। इतना होता है, पीडीएफ सबके पास में। आप टेलीग्राम में सिर्फ सर्च करेंगे यूपीएस पीडीएफ, तो आपको तो मिलियन मिलेगा, 1 मिलियन पीडीएफ मिल जाएगा आपको, 1 मिलियन पीडीएफ। और 1 मिलियन पीडीएफ, आप खुद मालूम समझदार है, इतना पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। इतना पढ़ने के लिए यूपीएससी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बिल्कुल 6 महीने में, अभी तो 7 महीना आपके प्रीलिम्स के लिए, 6 6 महीने में पढ़ के वो लोग आगे निकल गए। ये तो फिर भी मतलब अच्छा टाइम है, 7 महीने टाइम है। और सिंपल क्या, कम पढ़े, समझने फोकस किए, कॉमन सेंस ज़्यादा फोकस किए, टेस्ट पे लगाए, टेस्ट पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और एक अच्छी बात पता क्या, जब भी आप मॉक टेस्ट दे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोशिश कीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। वीडियोस में देख के करना, ठीक है, ये अलग बात होती है, लेकिन एक जब तक आप रियल टाइम इन्वायरमेंट, आप जो पेपर यहाँ जिससे आप जिससे अभी प्रीलिम्स सामने अभी आएगा, ठीक है, उस टाइम में क्लासेस होगी वीडियोस का इसका, तो आप वो भी दीजिए। लेकिन आपका जो रियल जो एनालिसिस, आप रियल जो आपका जो टैलेंट है, आपकी जो आर्ट है और आपकी जो नॉलेज है, कैपेसिटी है, वो तभी डेवलप होगा जब आप खुद से आप जो क्वेश्चन को लगाएंगे, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, खुद से एनालिसिस करेंगे, तभी ये होगा। सीखने के लिए आपको हेल्प लेना पड़ेगा वीडियो का, ठीक है, यहाँ तक सही है। लेकिन जब तक आप इसको खुद से नहीं करेंगे तब तक काम नहीं आने वाला है। और हमारा एक फैकल्टी काम ये होता है कि चीज़ों को कनेक्ट करना। फैकल्टी काम ये आपको गाइड करना, ठीक है, मेहनत तो आपको करनी पड़ती है, लेकिन एक फैकल्टी काम ये होता है, क्योंकि एज ए एक्सपीरियंस्ड, जितना ऑब्जर्व किए हमने, खुद ये चीज़ें फेस की है, प्री हो चाहे प्री में अच्छे मार्क्स भी आए, ठीक है, उसके बेसिस पर मेंस हमने 2 3 बार लिखा, ठीक है, इंटरव्यू 2 बार फेस किया हमने, और इसके बेसिस पर हमें जहाँ तक ऑब्जर्वेशन हमने किया है, तो आपको बताना जरूरी समझते हैं कि आपको हार्डवर्क तो करना ही है, लेकिन डायरेक्शन के साथ दिशा होनी चाहिए। गलत मेहनत जो है ना, आपको कहीं और ले जाएगा, है ना। जहाँ पर डायमंड है वहीं पर गड्ढा करना सही होता है। तो इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है